वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 29 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट ए एंड बी। इफ द लाइन perpendicular to AB and passing through the midpoint of the chord AB intersect the circle at C and D, then the area of quadrilateral ABCD is equal to। यानी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ये हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 है, और एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब जब सर्कल दिया है उसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल बना लिए, इसके जो सेंटर हो गए, ये सेंटर हो गया 0 0, ये हो गया 0 0 सेंटर, इसको हम बोल दिए O0 0, और यहाँ पे ये पॉइंट है ऑन दी एक्सिस में, तो ये हो जाएगा रेडियस है 2 तो हो जाएगा 2 0, और ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 0। अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 जो है वो उसको A और B में कट कर रहा है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यदि मैं इसका पॉइंट ऑन इंटरसेप्ट निकालें तो ये हो जाएगा 1 0 हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पे हम देखें तो ये पॉइंट 1 0 हो गया और ये हो गया 0 1, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन x प्लस इक्वल टू 1 है ये कहाँ पे कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है मीट एट पॉइंट A और B। यदि हम इस पॉइंट को A मान लें और इस पॉइंट को यहाँ पे B मान लें, 2 पॉइंट मिल गए। तो हम पहले एक लाइन और सर्कल को सॉल्व करके हम पॉइंट A और B निकाल लेते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 इसको सॉल्व करें भाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इसमें लगा दें, फार्मूला लगा दें। तो फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac हो जाएगा ये 24/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये 28 ले सकते हैं 2√7/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7, ये बाई 2 है मतलब ये 4 हो गई, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 2 आएगा। तो x की वैल्यू ये हो गई। अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे यदि इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस √7/2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे पुट कर दें x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x पुट करके y निकाल लें, तो इजली y की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस √7/2। और यदि यहाँ पे इफ़ x इक्वल टू यदि हम यहाँ पे 1 माइनस √7/2 ले लें, तो इक्वेशन नंबर 1 से y मिल जाएगा 1 प्लस √7/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो a और b की कोऑर्डिनेट्स हैं, अब देखें a को हमने लिया हुआ 4th कोऑर्डिनेट में और b लिया हुआ है 1st कोऑर्डिनेट 2nd कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे a हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 प्लस √7/2 और 1 माइनस √7/2, और जो b जो है वो 2nd कोऑर्डिनेट में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √7/2 और 1 प्लस √7/2। तो a और b के कोऑर्डिनेट निकल गए, a और b। अब आगे पढ़ें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB इंटरसेक्ट द सर्कल एट C एंड D। यानी अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉर्ड AB का मिड पॉइंट, अब यदि यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट
m यहाँ पे निकाल लें और अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो देखें ज़रा m कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ से। तो पहले हम ए बी का मिड पॉइंट निकाल लें। देखें m, तो इसको मान लो मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट m है, तो m हो जाएगा ये 1 प्लस √7/2 प्लस 1 माइनस √7/2/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस √7/2 प्लस 1 प्लस √7/2 होल बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, √7/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 1 1, यानी जो m के कोऑर्डिनेट होंगे ये हो जाएगा 1/2 और 1/2। अब देखें, यानी जो m के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हैं ये हो जाएगी 1/2 और 1/2। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो देखें ज़रा, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ m, दैट इज़ 1/2 एंड 1/2। और हमें और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो OM है ये परपेंडिकुलर टू ए बी में है, तो हम इक्वेशन ऑफ OM या उसी को हम बोलें ये OM इसके परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है ये, तो ये लाइन जो है अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखिए ये यहाँ पे कट होकर के यहाँ पे C में और यहाँ पे D में कट कर रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ CD निकाल सकते हैं, यानी ये पॉइंट आपके पास C हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे D हो जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ CD निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ CD क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगा, ये पासिंग थ्रू 1/2 एंड 1/2 एंड स्लोप कितना हो जाएगा इसका। तो ये जो स्लोप AB का स्लोप है, देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ AB कितना दिया है, स्लोप ऑफ AB यहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन AB का स्लोप हो जाएगा m = -1। तो देखिए यहाँ पे, तो जब और ये AB जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ CD जो होगा ये हो जाएगा =1। तो देखें, लगा दें 1 पॉइंट फार्मूला, y - 1/2 = 1 x - 1/2, यानी इसके इक्वेशन ऑफ CD जो होगा ये हो जाएगा y = x हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = y। अब देखें ज़रा, अब हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ CD और सर्कल को फिर सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको इक्वेशन हम बोल दें थर्ड बोल दें। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल 2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है, x² + y के प्लेस में पुट कर दें यहाँ पे x² = 4, तो ये जाएगा 2x² = 4, यानी यहाँ पे x² आ जाएगा 2 और x मिल जाएगा ±√2। तो जब x ±√2 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी निकाल लें, तो y भी कितना हो जाएगा यहाँ पे ±√2 हो जाएगा। अब देखें, जो C कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और D जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है। देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम C और D ले लें, तो यहाँ पे जो C कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये होगा √2 और √2, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और D थर्ड में है तो हो जाएगा -√2 और -√2। देखें यहाँ पे, तो हमें C भी मिल गया भाई, C भी मिल गया और ये D भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। मतलब यदि हम इसको, ये वाला बोल रहा है फिगर, देखो AD, ये C, ये B और ये D, यानी ACBD का हमको क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। अब यदि हम इसको एरिया निकालें तो देखें ये कि जो ACD है इसका एरिया निकाल करके, क्योंकि भाई देखें दोनों डायगोनली से पास हो रहा है, तो ये दोनों इसका डबल हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ACBD = ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि एरिया
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या दिया है, ABCD ये इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BCD है, तो BCD में देखें यहाँ पे, या फिर BCD ले लिया हमने, चलो BCD ये वाला इसका ट्वाइस कर लें। तो हमारे पास C कोऑर्डिनेट भी मालूम है, B कोऑर्डिनेट भी मालूम है और D कोऑर्डिनेट भी मालूम है। तो डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट मेथड लगा देते हैं। तो क्या हम इसका होता है डिटरमिनेंट मेथड में, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 और डिटरमिनेंट में ये हो जाएगा आपका √2 और 1 माइनस √7/2, 1 प्लस √7/2 और 1 माइनस √2 और 1। और इस पूरे पार्ट को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एरिया जो है ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √14। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √14 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट का आंसर है ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। एक डिटरमिनेंट फॉर्म दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 4x वेयर x बिलोंग्स टू R। देन m पावर 4 माइनस स्मॉल m पावर 4। यानी हमें इस fx की रेंज निकालना है। यदि यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन निकालना है तो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करें। अब देखो फंक्शन दिया डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करने में तो लेंदी पड़ेगा। तो इसमें हम कुछ पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, पहले इसको हम लिख सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1। इससे ये एक जीरो यहाँ मिल जाएगा आपको। और एक और ऑप्शन कर दें R3 में, R3 टेंस टू कर दें यहाँ पे R3 माइनस यहाँ भी R1 कर दें। तो देखो ज़रा क्या बन जाएगा ये। यहाँ पे ये fx इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो तो एसिडीज रहेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये होगा 4 साइन 4x। अब यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो जाएगा -1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर के ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, एक 0 ये बन गया। अब देखें R3 टेंस टू R3 माइनस R1, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी -1 आएगा। यहाँ पे ये, अब यहाँ पे हम माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको एक्सपेंड कर लें अलोंग R1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा -1 माइनस 0 और प्लस 4 साइन 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 और +1। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन 4x। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 1 1 हो गया 2 प्लस 4 साइन 4x। तो सिंपल यहाँ पे जो फंक्शन है ये fx क्या मिल गया हमें, यहाँ पे fx इक्वल टू मिल गया 2 प्लस 4 साइन 4x। अब देखें भाई, अब हमें इस फंक्शन की इनडायरेक्टली रेंज निकालना है। तो हमको मालूम है कि साइन x की रेंज जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पे साइन x की रेंज होगी -1 से 1 के बीच में। तो साइन मल्टीपल एंगल भी ले लें यदि हम, तो साइन 4x की रेंज भी बिल्कुल सेम होगी -1 से 1। अब सब में 4 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू 4 साइन 4x लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे +2 कर रहा तो सब में हम 2 2 ऐड कर दें, तो यहाँ पे कर दें +2, ये भी हो जाएगा +2 और यहाँ भी +2। तो देखें ये मिल जाएगा 2 प्लस 4 साइन 4x, ये वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 हो जाएगा।
मतलब आपके पास सिंपल इसकी रेंज आ गई, यानी यहाँ पे जो fx की रेंज है ये रेंज आ गई -2 और 6 के बीच में। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m वो कितना है -2, और जो कैपिटल M है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो 6 है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे देखें आप, लेट कैपिटल M स्मॉल m रिस्पेक्टिवली दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दी fx। तो हमने पहले fx को सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट फॉर्म में 2 + 4 sin 4x लेके आया, और यहाँ पे ये रेंज निकल गई -2 और 6 के बीच में। तो 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन fx की, और -2 फंक्शन fx की मिनिमम वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमें निकालना वैल्यू ऑफ m⁴ माइनस m⁴ स्मॉल m, यानी हो जाएगा 6 की पावर 4 माइनस -2 की पावर 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1280। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 1280। देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये 1280 दिया हुआ 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पैराबोलास हैव द सेम फोकस फॉर 3 and their diametrics are the x-axis and y-axis respectively. If these parabolas intersect at point A and B, then AB is square 2। यानी हमारे पास 2 पैराबोला दिए हुए हैं जिसके फोकस और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, और दोनों पैराबोला के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके बीच का हमको डिस्टेंस का निकालना है, AB का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले हम देखें कि यदि कोई पैराबोला का हमें इक्वेशन निकालना है, मान लो हमारे पास कोई पैराबोला दिया हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। एक पैराबोला दिया हुआ है, ये पैराबोला हो गया, और सिंपल हम इसमें कोई एक्सिस नहीं ले रहे हैं, तो सिंपल पैराबोला ले रहे हैं, और यहाँ पे एक फोकस है, मान लो इसका फोकस है अल्फ़ा और बीटा, और ये इसका वर्टेक्स हो गया, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। मान लें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है वो है, एक इक्वेशन आप लाइन ले लें, ax + by + c = 0, ये फोकस है। और यदि हमारे पास कोई पॉइंट हम पैराबोला में P मान लें, मान लो ये पॉइंट x और y है, तो P से h का डिस्टेंस और P से लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ m, इसको बोलते हैं, दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। यानी यहाँ पे ये हो गया PS/PM = E, लेकिन इन केस ऑफ पैराबोला E = 1 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं हम PS = क्या हो जाएगा PM, और इसको हम बोलते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी विच इज नोन एज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, P से S का डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा x - α² + y - β² का रूट = E तो हो गया 1। PM होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है P से ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन में लिया हुआ है, ax + by + c इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा ax + by + c अपॉन √a² + b²। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ कोनिक मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोकस दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 पैराबोला की बात हो रही है, हम पहले पैराबोला 1 ले रहे हैं। तो देखें पैराबोला 1 क्या है, पैराबोला दैट इज़ P1 मान लें इसको। P1 के लिए क्या है कि इसका जो फोकस है, इसमें फोकस है 4 3, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ये दिया है इज y एक्सिस दिया है। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है x = 0, पहला पैराबोला है ये। और दूसरा पैराबोला में क्या है, फोकस 4 3 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y एक्सिस है, x एक्सिस है, मतलब उसका इक्वेशन y = 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे यदि हम इसको फिगर बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखें पहला P1 पैराबोला 1 जिसके फोकस दिए हैं 4 3 और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स दिया y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस है, ये इसको हम 0, ये y एक्सिस है, तो ये आपका
वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है, अब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये हम पैराबोला का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो मान लो चलो पैराबोला ये हो गया भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, P से S का डिस्टेंस और P से M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। ये पॉइंट P मान लें, X को X और Y, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ P1। तो इक्वेशन ऑफ P1 हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है मतलब x और यहाँ रूट लगेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ P1 हो गया। बिल्कुल सिमिलर P2 निकाल लें, तो पैराबोला 2 में क्या दिया है, पैराबोला P2। इसमें भी फोकस कितना है, फोकस इसमें भी सेम है, यानी 4 3 है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस मतलब हम इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका जो पैराबोला P2 हो जाएगा वो इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे, अब ये आपके पास तो यहाँ पे फोकस वही है, तो यहाँ पे लगा दें PS इक्वल टू PM। भाई PS और P यहाँ पे कहीं हो मालूम है, हम PX बाई यहाँ मान लें, तो P से S का डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये y स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि जब यहाँ से आप P का ऐसे डिस्टेंस आप पैराबोला P2 के लेंगे तो ये हो जाएगी PS डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका PM, ये परपेंडिकुलर। तो ये आपका, अब यहाँ पे दोनों जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ये दो कर रहे हैं, ये A और यहाँ पे हम इसको B मान लें, ये 2 पॉइंट मान लें। तो हमें ये पॉइंट हमें A और ये पॉइंट B हमें निकालना है, और फिर लेंथ ऑफ AB निकालना है। ये इक्वेशन ऑफ P2 हो गया, ये इक्वेशन ऑफ P1 हो गया। तो पहले हम ये P1 P2 को आपस में सॉल्व कर लें। तो देखो ज़रा, दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को सॉल्व डायरेक्ट सेपरेट करेंगे, देखें दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ यानी आप यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब सिंपल इक्वेशन मिल गया, एक्स इक्वल टू मिल गया वाई, एक्स इक्वल टू वाई मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 3rd मान लें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3rd को सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 3rd, तो 1 का इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू एक्स पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x के लिए। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करेंगे तो आप जनरली इस पॉइंट A को मानेंगे x1 और y1, और ये B को मानेंगे हम x2 और y2। तो ये जो आपके पास इक्वेशन मिला है, इसको ज़रूर पॉइंट A x1 y1 और B x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसके रूट्स हैं वो। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हम देखें कि भाई दोनों का जो सम है x1 प्लस x2 है माइनस b बाई, ये मतलब हो जाएगा 14, और यहाँ पे x1 x2 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 25। अब हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ AB निकालना, तो लेंथ ऑफ AB का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। लेंथ ऑफ AB इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और लेंथ ऑफ यदि हम AB स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें AB स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x और y इक्वल है, तो जो बिल्कुल हमने जैसे यहाँ पे हमने बिल्कुल सॉल्व करके x1 प्लस x2 निकाला है, और चूँकि यहाँ पे x1 इक्वल टू y1 होगा और x2 इक्वल टू y2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व करके x इक्वल टू y इक्वेशन निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 30 से। तो जो x2 माइनस x1 की वैल्यू होगी ये हो जाएगी y2 माइनस y1 के इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल होगी यहाँ पे। इसका मतलब ये y2 माइनस y1 के प्लेस में हम x2 माइनस x1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और x2 माइनस x1 के स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सम अपोजिट दिया हुआ है तो इसको हम ले सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 और x2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 कितना दिया है, ये दिया 14 इसका हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा माइनस 100, यानी ये होगा 2 इंटू ये हो जाएगा 96 और 96 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 192। मतलब इसका जो आंसर है लेंथ ऑफ ए बी आप देख रहे हैं, ये ए बी की लेंथ यदि हम निकालें यहाँ से ए बी की लेंथ, ये ए बी की लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी 192। ए बी का स्क्वायर 192, इसका मतलब आंसर इसका भी 1 होगा, थर्ड का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल 0 एंड 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। Let the point HK be the image of the centroid of the triangle ABC in the line 3x plus 6y minus 53 equal 0. Then h square plus k square plus hk is equal to, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और तीनों जो लाइंस जिससे ट्रायंगल बन रहा है ये तीनों साइड्स गिवन है, और हमारे पास यहाँ पे सेंट्रॉइड, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड एच के उसकी हमें इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दी लाइन 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल टू 0, यानी हमें पहले इसका सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें तीनों लाइन को आपस में सॉल्व करके तीनों के वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे। यदि आप ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए मिल जाएगा, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, मिलेगा 9 और 11। बिल्कुल सिमिलर ए बी और बी सी को हम सॉल्व करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3 और 4, और बिल्कुल सिमिलर ए सी और इक्वेशन ऑफ बी सी को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 और 13। तो पहले हम ए बी तीनों वर्टेक्स मिल गए तो हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड मालूम क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 5 बाई 3, और यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 4 प्लस 13 बाई 3, यानी यहाँ पे जो जी के कोऑर्डिनेट हैं ये जी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 17 बाई 3 और 28 बाई 3। देखो ये जी मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इस पॉइंट जी की इमेज निकालना है जो कि एच के दिया हुआ है, और रिस्पेक्ट टू लाइन दिया है 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल 0, यानी ये एच के जो है वो इसकी इमेज दिया हुआ है, निकालना नहीं है, इमेज क्या है वो दिया हुआ है। देखें इसको फिगर में देखें, यानी हमारे पास एक लाइन यहाँ पे पहले दी गई है, ये लाइन मिरर इमेज है। ये लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल 0, और हमारे पास यहाँ पे g की इमेज यहाँ पे i मान लें इमेज जिसको, और ये दिया हुआ है h और k, तो हमें ये h और k की वैल्यू के यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे g के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 17 बाई 3 और 28 बाई 3, और आपको मालूम है कि भाई लाइन और ये आपके पास जी आई को यदि हम ज्वाइन करेंगे तो आपस में क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा, और जो यहाँ पे पॉइंट M जो है ये H और I का मिड पॉइंट होगा।
तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस अरेंज करें ताकि हम एच और के निकाल पाएँ। तो पहले हम देख रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ, जब दोनों ये लाइन और जी आई दोनों परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ जी आई इंटू स्लोप ऑफ लाइन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ जी आई मतलब हम लगा लें यहाँ पे, दोनों का स्लोप निकालें। वाई अब 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हम लगा दें स्लोप का डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये होगा k - 28/3 अपॉन h - 17/3 इंटू स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप देखें कितना हो जाएगा, ये y को mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/2। तो ये जाएगा -1/2 = -1। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3k -28 अपॉन 3h - 17 = ये हो जाएगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 28 = 6h - 34। यानी यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा 3k + -6h + 6 = 0। ये इक्वेशन नंबर हमें ए मिल गया। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन ये कर सकते हैं कि जो एच जी और आई का जो मिड पॉइंट एम होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ की मिड पॉइंट एम, किसका मिड पॉइंट है, ये जी और आई का। तो मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3h, या इसका मिड पॉइंट एम क्या होगा निकाल लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 17/3 + h/2 और 28/3 + k/2। यानी इसका जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा 3h + 17/6 और 3k + 28/6 सेटिस्फाइंग लाइन। जो लाइन इक्वेशन दिया गया सेटिस्फाई करेगी, लाइन को सेटिस्फाई करेगी मतलब हम x और y के प्लेस में ये कोऑर्डिनेट पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3h + 17/6 + 6 × y, ये हो जाएगा 3k + 28/6 -53 = 0। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2। डैट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3h + 17 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 6k + 56 - 53 = 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3h + 6k -33 = 0। अब देखें भाई ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। हम ए बी को सॉल्व करके एच और के निकाल, ए और बी को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा h = 3 और k = 4। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमें निकालना वैल्यू ऑफ h² + k² + hk। तो h² + k² + hk यानी ये हो जाएगा 3² 9 + 16 + 12। तो ये दोनों सबका सम हो जाएगा यहाँ पे 37। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 37। देखें क्वेश्चन 4 का आंसर 37 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट वेक्टर a = 2i - j + 3k, वेक्टर b = 3i - 5j + k and वेक्टर c be a vector such that a × c = c × b and a + c dot b + c = 168, then the maximum value of mod of c² is equal to।
तो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी और ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 168। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं ये जो दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू सी क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये हो जाएगा, तो ये माइनस को हम यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस से ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम चेंज कर दें, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो देखें ये इसको हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि भाई दो क्रॉस, जैसे ए क्रॉस बी इक्वल 0 दिया है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्रॉस सी 0 दिया है, तो दिस शोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर पैरेलल। और जब ये पैरेलल दिया हुआ है तो हम वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर सी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये a दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर b दिया हुआ है 3i माइनस 5j प्लस k। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 5i माइनस 6j और प्लस 4k। अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास हमसे पूछा हुआ है मॉड ऑफ c का स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे मॉड ऑफ c निकाल लें तो इसका मॉड ऑफ c कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से यदि हम मॉड ऑफ c स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इंटू ये जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 16, यानी मॉड ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा 77 लेमडा स्क्वायर। यानी कहीं से यदि हम लेमडा की वैल्यू निकाल लें तो डायरेक्टली हमारे पास मॉड ऑफ c स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दूसरा रिलेशन मालूम है हमको, क्या दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 168। यदि हम इसको एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस c डॉट बी और प्लस c डॉट सी जाएगा मॉड ऑफ c स्क्वायर इक्वल टू 168। तो यहाँ से हम a डॉट बी निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, तो क्या हो जाएगा ये a डॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो गया और ये हो गया प्लस 5 और प्लस 3, यानी ये आ गया 14। तो यहाँ पे a डॉट बी इक्वल टू ये मिल गया 14 प्लस, देखिए यहाँ पे c कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b और ये डॉट c और प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर। मॉड ऑफ c स्क्वायर हमारे पास क्या दिया है 77 लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 77 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 168। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 से, क्योंकि मॉड ऑफ c इक्वल दिया हुआ है लेमडा a प्लस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ ले सकते हैं ये हो जाएगा 14 प्लस a प्लस बी को यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और लेमडा को ले सकते हैं, ये c को क्या ले सकते हैं वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस 77 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 168। तो ये बन जाएगा यहाँ पे लेमडा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस
77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 168 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे है तो डायरेक्ट हम a प्लस बी, हमारे पास क्या दिया है a प्लस बी 5i माइनस 6j प्लस 4k। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लैम्डा और ये हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस बी का मोड निकाल लें तो ये हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 154। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 77। तो 7 से 7 ये लैम्डा प्लस 77 लैम्डा स्क्वायर माइनस 154 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया लैम्डा के लिए। इसको सिंप्लीफाई करें, सबको 77 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा -2 और 1, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2 और 1। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर निकालना है। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर क्या दिया है यहाँ पे, मॉड ऑफ सी स्क्वायर दिया हुआ है 77 लैम्डा स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे इफ़ लैम्डा इक्वल टू दी -2 पुट करें तो यहाँ पे मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 77 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 308। और यदि हम यहाँ पे इफ़ लैम्डा इक्वल 1 पुट करें तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इंटू 4 77 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 77। तो देखिए ये 77 आ रहा है और ये 308 आ रहा है। तो दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू है 308 है, मतलब ये 308 जो है वो ये आंसर होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 308 मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट p बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स with sum of their digits equal to 11. If the numbers in P are found by using digits 1, 2 and 3 only, then the number of elements in the set P is equal to। यानी हमारे पास जो एक सेट P है ये दिया सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स का। हमको एक सेट बनाना है और डिजिट यूज़ करना है 1, 2, 3, सिर्फ 3 डिजिट यूज़ करना है और ये 7 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, इसका सम 11 होना चाहिए। अब हमें मतलब ये 1, 2, 3 करके इस टाइप से नंबर चूज़ करने हैं कि वो टोटल 7 हो और सबका सम जो है वो 11 होना चाहिए। तो देखें इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो हम पहली पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं कि नंबर ऑफ numbers using digits अब डिजिट हम कौन कौन से ले रहे हैं, इसमें हम ले लें, अब देखें आपको 7 डिजिट लेने हैं और उनका सम 11 हो। तो हम यहाँ पे देखें, पहले हम ले लें 1 1 1 1 1, हमने 5 1 ले लिया, 5 1 ले लिया तो ये कितने हो गए 5। अब 2 चाहिए आपको तब 7, तो अब हम क्या ले लें, हम 2 3 ले लें। अब देखें ज़रा 1 1 1 1 1, ये 5 1 हो गए और यहाँ पे 2 3 हो गए। देखो तीनों का सम टोटल डिजिट नंबर्स देखें तो 7 है और सबका सम करेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। यानी ये क्या हुआ, इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने यहाँ पे हमने 5 1s लिया और 2 3s ले लिया। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा टोटल कितने हैं, ये 7 है, फेडरल 7 अपॉन। अब देखिए इसमें जो है ये 5 1 जो है 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है और 3 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो रिपीटिंग है, फेडरल 5 फॉर 1 और फेडरल 2 फॉर 3। अब इस फेडरल को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 7 × 6 42/2, यानी ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखें पहला अरेंजमेंट तो हो गया। अब देखें सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है। सेकेंड अरेंजमेंट में हम ले रहे हैं
नंबर ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट। अब देखें हम कौन कौन से ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लें कि हम यहाँ पे 4 1 ले लें। 4 ये हो गया, 4 1 ले लें और 2 2s ले लें। तो देखो 6 टोटल हो गया और 1 ले लें, 3 ले लें। तो देखिए यहाँ पे अब ज़रा काउंट करो टोटल कितने हुए। ये हो गए 4 2 6 1 7 और सबका सम करो जरा। सम करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, 4 1s हो गए, 2 2s और 1 3s। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट आएगा फैक्टोरियल 7 टोटल नंबर डिवाइडिंग बाय, ये देखो 1 जो है 4 टाइम रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 4, और 2 जो है 2 टाइम्स कर रहा है फैक्टोरियल 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब देखें और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखें थर्ड केस में देखें कि नंबर ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट। अब देखें कौन कौन सा यूज हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 3 1 ले लें, 3 हो गए तो ये हो गए 3 और 2 2 2 और 2। देखें 7 होगा ये, तो ये हो गया 8 8 3 11, ये भी हो गया भाई। तो देखो ये सब का सम यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 1s लिया और 4 2s ले लिया। तो देखें इसका जो अरेंजमेंट है क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35। और देखें चौथी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। यदि यहाँ पे हम 2 1 ले लें और बाकी ले लें 3 ले लें तो एक डिजिट कम हो जाएगी, और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। और इन तीनों को ऐड कर दें 21 105 और 35, सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 161। मतलब इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 161 होगा, मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द एरिया ऑफ द रीजन XY सच दैट 2y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, y प्लस मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 बी ए, देन द वैल्यू ऑफ 6a इज इक्वल टू। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 कर्व दिए गए हैं। एक दिया है 2y लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो कि एक पैराबोला है, y प्लस मॉड x लेस इक्वल टू 3 ये स्ट्रेट लाइन होगा, और y ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 ये भी एक स्ट्रेट लाइन मॉडुलस फॉर्म में है। तो देखें पहले हम तीनों के सेपरेटली ग्राफ के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए पहला ग्राफ लेके चलते हैं। पहला ग्राफ दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सिंपल इसका ग्राफ आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास एक वी शेप होगा, यहाँ से इसको डायरेक्ट मॉड ऑफ x माइनस 1 को 0 कर दो तो पॉइंट आएगा 1, ये 1 यहाँ से 1 से यहाँ पे वी शेप बना दें। तो ये जो y है ये y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे ये y हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन है ये दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल टू। जब ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे हम 0 0 पुट करें। जब 0 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 जो कि फॉल्स है। जब ये फॉल्स है मतलब ये ओरिजिन से इसका जो शेडेड पोर्शन है ये ओरिजिन से क्या होगा, अवे जाएगा, मतलब इसका शेडेड पोर्शन ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो ये चीज़ डिस्कस हो गई। दूसरा देखें, दूसरा कर्व हमारे पास दिया हुआ है y प्लस मॉड x इक्वल टू 3 लेके चलें यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा, या इसको हम ले लें लेस इक्वल 3 ले लें, चलो जो दिया है। तो y लेस इक्वल टू ये होगा 3 माइनस मॉड x। इसका जो ग्राफ है, इसके ग्राफ के लिए देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अब यहाँ से जो पॉइंट है यदि हम x को 0 पुट करें तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 और 3 हो जाएगा, 0.03 होगा।
यहाँ से आप ये अपोजिट डायरेक्शन में ये शेप बन जाएगा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 30 और ये पॉइंट हो जाएगा -30 और ये तो फॉर ओरिजिन पॉइंट है ही। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि हम 0 पुट करें तो देखें यहाँ पे 0 + 0 <= 3 यानी 0 < 3 जो कि ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जाएगा, इंटीरियर वाला पोर्शन दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट आएगा इसमें। तो ये बिलो साइड नहीं जाएगा, ये अबव भी रहेगा, मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट रहेगा। और थर्ड में देखें, थर्ड में दिया है 2y <= x² + 3 यानी ये हो जाएगा x² = ट्वाइस ऑफ y - 3/2 यानी ये एक अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा जिसके वर्टेक्स जो हैं इसके वर्टेक्स 0 और 3/2 हो जाएंगे। तो देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा। इसका जो फिगर है ये फिगर ये 0 0 हो गया, ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3/2। अब देखें यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे तो ये आएगा 0 <= 3 जो कि क्या है, ट्रू है। तो इसका जो पोर्शन होगा ये टुवर्ड दी ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन ये है तो इसका पोर्शन भी ये जाएगा। अब हमको तीनों कर्व को एक साथ फॉर्म करके हमें तीनों के कॉमन एरिया निकालना है। तो देखें भाई, तो देखें पहले हम बना रहे हैं y + mod x <= 3 का। तो 0 3 यहाँ पे 0 3 इसका V शेप बना लें। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 3 0 और ये पॉइंट हो जाएगा -3 and 0। इसका इक्वेशन बन जाएगा ये, इसका इक्वेशन देख लें, यहाँ पे हम लिख नहीं पाए हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा ये y = 3 - x और ये हो जाएगा y = 3 + x। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = 3 - x और ये इक्वेशन हो जाएगा y = 3 + x। तो ये ग्राफ बन गया। अब हम बना रहे हैं पैराबोला का। देखिए पैराबोला ग्राफ बन जाएगा आपका अपवर्ड पैराबोला। तो ये हो जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला बन गया। ये है x² = 2y - 3 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3/2, 0 और 3/2। अब थर्ड ग्राफ क्या दिया है, y > x + 1 यानी ये वाला ग्राफ बनाएं। तो यहाँ से V शेप बना दें, तो ये चला जाएगा यहाँ से V शेप, ये हो गया। ये होगा y = x - 1 और ये जो होगा, अब देखना पड़ेगा पहले हमें ये पॉइंट निकाल लें क्योंकि ये पॉइंट तो आपके पास हो गया 1 और 0। अब ये पॉइंट, अब देखें हमें लग रहा है कि ये जो है वो शायद यहीं से पास होगा, ये चेक कर सकते हैं इसको हम। ये तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा y = x - 1 और ये बन जाएगा y = 1 - x। अब देखिए पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट तो मालूम 1 0 है। चलो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं a कितना हो गया, 1 0 हो गया। ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट D है। अब देखें इसका जो कॉमन एरिया आपके पास है तो उसके लिए हम पहले ये पॉइंट निकाल लें। यदि यहाँ पे हम ये पॉइंट निकालें तो देखें इसको हम पैराबोला और लाइन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पैराबोला क्या है, पैराबोला दिया हुआ है x² = 2y - 3 और हम इसको सॉल्व करते हैं लाइन को। ये है y = 3 + x और इसको, और ये हम सॉल्व करेंगे y = 3 - x। y = 3 + x को सॉल्व करें तो डायरेक्ट y की वैल्यू है हमें पुट करें तो ये हो जाएगा x² = ट्वाइस ऑफ 3 + x - 3। तो ये बन जाएगा x² - 2x
-3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू एक वैल्यू आएगी -1 और दूसरी वैल्यू आएगी 3, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे -1 क्योंकि दिख ही रहा है ये नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जब x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 2 हो जाएगा भाई। चलो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E। तो जब ये -2 है तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको अलोंग ऑन y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जब हम C बोलें तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 2। ये पॉइंट हो गया 1 2। बिल्कुल सिमिलर हम सॉल्व कर सकते हैं अभी वाला पॉइंट निकालने के लिए। ये पॉइंट हम इसको B माने तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा कौन कौन सी लाइन। हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2x इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आएगा 2 और 1 आ जाएगा भाई। ये पॉइंट कितना होगा 2 और 1 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको निकालना है इनका बाउंडेड एरिया। अब देखें यहाँ पे ये जो है पैराबोला का ये आउटसाइड है, मतलब यहाँ देखें ये आउटसाइड जा रहा है, ये वाला यहाँ पे ये आउटसाइड जा रहा है ये, और ये जो है ये पैराबोला का इनसाइड है, मतलब ये आपका इनसाइड जाएगा, ये इनसाइड जाएगा और ये भी आउटसाइड जाएगा। यानी हमें जो निकालना है वो देखें आप, ये एरिया हमको निकालना है भाई, ये एरिया हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए ये एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्ट देखें, पहले आपके पास ये रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ देखें ध्यान से आप, पहले ये एक रेक्टेंगल हमें दिख गया, ये रेक्टेंगल ABDE ये रेक्टेंगल हमें दिख गया। तो एक काम करें, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, उसमें से हम ये पैराबोला का ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन हम इसमें से माइनस कर दें। मतलब आप कौन सा पोर्शन माइनस कर दें, इसमें से यहाँ से माइनस कर दें। फिर से एक बार इसको समझ लें, आपके पास ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल से हम ये वाला एरिया जो दिख रहा है इसको माइनस कर दें। तो देखो ज़रा क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ ऑफ, ये हो जाएगी लेंथ, हो जाएगी ब्रेथ। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ AE। लेंथ ऑफ AE हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 2 और ये 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका √8, यानी हो जाएगा 2√2। डिस्टेंस बिटवीन A to E निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया 2√2 हो गया। और डिस्टेंस निकाल लें AB, लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 और 1 - 1 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो ये लेंथ हो गई √2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल गया। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज A इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल हो गया ये, ABDE। इसमें से हम माइनस कर दें। अब देखिए यहाँ से हम क्या माइनस कर रहे हैं, अब हम यहाँ से ये एरिया दिख रहा है आपको, देखो ये हम जिसको हम ग्रीन से यहाँ पे कर रहे हैं ये एरिया, यानी हम इसको बोल दें A1 और उसको बोल दें A2। ये टोटल पोर्शन यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, ये वाले एरिया को हम माइनस कर रहे हैं। जब ये एरिया को माइनस करेंगे तो देखें दोनों A1 A2 दोनों क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे करते हैं माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पोर्शन, ट्रायंगल नहीं है, एरिया ऑफ पोर्शन EDC, क्या हो गया ये ED और C। अब देखें भाई यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पे मालूम हो गया कितना हो गया, ये हो गया 2√2 × √2 माइनस ट्वाइस ऑफ,
अब एरिया हम करेंगे तो पहले ये पूरा एरिया ले लें, मतलब ये वाला एरिया पूरा ले लें यहाँ से, ये पूरा एरिया लें तो कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा -1 और 0, तो -1 0 और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम ये A2 का निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट क्या करते हैं, 0 से ले लें 1, यहाँ ले लिया 0 से 1, किसका पोर्शन है ये, y किसका, y पैराबोला का, y पैराबोला नहीं, y किसका है ये, y ये लाइन का है भाई, ये कौन सी लाइन है ये, y = 3 - x है, तो ये y लाइन है, y लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। तो देखें यहाँ पे ये टोटल हो गया 8, ये नहीं टोटल हो कितना हो गया, ये टोटल 2 2 जा 4 हो गया, ये टोटल 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 0 से 1, और y किसका है, लाइन का, मतलब 3 - x, 3 - x dx माइनस, लिमिट सेम ही है तो dx बाहर ही रख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला क्या हो जाएगा, ये y = वैल्यू निकालिए तो y कितना आएगा, y आएगा x² + 3/2, x² + 3/2, और ये पूरे का dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x² / 2 माइनस x³ / 3 × 2 यहाँ से 6 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x³ / 6, और माइनस हो जाएगा ये 3/2x, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। अब यहाँ पे हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर इसका आएगा 7/3, यानी a = कितना होगा, a = होगा 7/3। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a, तो यहाँ पे जो 6a की वैल्यू होगी, 6a करेंगे तो ये हो जाएगा 14, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 14 मतलब 4 होगा।